वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी में हिंसक झड़प रुकने का नाम नहीं ले रही है। बांकुड़ा में देर शाम दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प हुई। मारपीट में बीजेपी के 6 और टीएमसी के 4 कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल सोनामुखी में बीजेपी ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। बीजेपी का आरोप है कि कार्यक्रम को बंद कराने के लिए टीएमसी के गुंडे वहां पहुंच गए और मारपीट शुरू कर दी। हालांकि टीएमसी ने सभी आरोपों को निराधार बताया है। प्रेमा राजाराम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रही हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रेमा, एक तरफ रिपोर्ट दाखिल की गई है चुनाव के बाद हिंसा को लेकर, जिसमें भी ये बताया गया है कि किस तरह से जो रिपोर्ट दर्ज कराने आए थे लोग, उनके ही खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था। और इस बीच फिर से इस तरह की खबर, ऑलरेडी बैकफुट पर पश्चिम बंगाल की सरकार है और इस बीच इस तरह की खबरें। पश्चिम बंगाल सरकार अभी बैकफुट पे है क्योंकि उनको तृणमूल कांग्रेस को अभी साबित करना है कि यहाँ पे पोस्टफुल वायलेंस नहीं हो रहा है। लेकिन अभी फिर से एक घटना घटी बांकुड़ा में, जहाँ पे सोनामुखी के एमएलए दिवाकर ग्रामी के ऊपर आक्रमण हुआ है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि कोई आक्रमण नहीं हुआ है और पुलिस भी इसके बारे कह रहा है कि ऐसी घटना नहीं घटी। लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने एक ट्वीट के जरिए ये कहा है कि सोनामुखी एमएलए के ऊपर आक्रमण हुआ है और ये भी कहा है कि 7 बीजेपी के सपोर्टर्स उनके साथ थे जब ये घटना घटी और वो भी घायल हुए इस घटना में और उनको बांकुड़ा मेडिकल कॉलेज में दाखिल किया गया है। लेकिन ये तृणमूल कांग्रेस अभी ये कह रहा है कि ऐसे कुछ पोस्टफुल वायलेंस की घटना नहीं घटी है। लेकिन बीजेपी का ये भी कहना है कि पोस्टफुल वायलेंस यहाँ पे बार बार लगातार हो रही जा रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रेमा तमाम जानकारी के लिए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर ये शख्स आपको घायल और खून से लथपथ नजर आ रहा होगा। बीच में तस्वीर आप देख सकते हैं और एक तरफ एक शख्स लेटा हुआ जमीन पर आपको नजर आ रहा है। अब बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच ये झड़प हुई है। पश्चिम बंगाल की सरकार एक बार फिर हमेशा की तरफ से यही कह रही है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि ये लोग जो है क्या खुद से इन्होंने अपने आप को जख्मी कर लिया है? क्योंकि कुछ दिनों पहले हमने देखा था, देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि जब जांच करने के लिए टीम यहां से अलग से मानवाधिकार की गई थी तो वहां पर किस तरह से उन्हें वहां से खदेड़ दिया गया था। पुलिस तक वहां पर मौजूद नहीं थी उनके बचाव के लिए। अब ऐसे में आम नागरिक की क्या स्थिति है ये कहना आसान है। आपको हम बता दें कि एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में हिंसा की खबरें सामने आई है, जिसमें बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में झड़प की खबर है। रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड को नया सीएम मिल गया है। पुष्कर सिंह धामी ने 11 मंत्रियों के साथ शपथ ली है। हैरानी की बात यह है कि इनमें वो भी मंत्री हैं जो नाराज बताए जा रहे थे। अब सब एक सुर में बोल रहे हैं कि उत्तराखंड में सब ठीक है। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति तमाम कयासों, तमाम नाराजगियों और तमाम सियासतों और तमाम अटकलों के बीच देहरादून में राजभवन के मंच से पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली और शुद्ध अंतःकरण से निर्भर करूंगा, जिनकी आजीविका का पूरी निर्भरता केवल और केवल ये पर्यटकों से और आने वाले लोगों से या श्रद्धालुओं से होती थी। उनकी आजीविका पर प्रश्न जो है बहुत मुश्किल में उनका जीवन खड़ा हो गया। इस समय जीवन की उनकी बड़ी कठिन राह इस समय हो गई है। हमारा प्रयास होगा कि उसको रास्ते पर लाएं और नौजवानों के जो पीछे हमारे जितने भी हमारे बैकलॉग हैं वो बैकलॉग हम भरेंगे और जो हमारे यहाँ पर पोस्टें खाली हैं उन पोस्टों को भरेंगे, नौजवानों को रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे। 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे कम उम्र के पुष्कर सिंह धामी का नाम सामने रखकर बीजेपी ने ये बताने की कोशिश की थी कि उत्तराखंड में युवा चेहरे पर दांव खेला जाएगा। लेकिन इस दांव से पहले ही बीजेपी के भीतर ही विद्रोह की सुगबुगाहट शुरू हो गई। पिछले 24 घंटे में देहरादून से लेकर दिल्ली तक हलचलों का दौर चला। आज भी उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक के घर पर उन सारे नेताओं का जमावड़ा लगा जिन्हें नाराज बताया जा रहा था। बीजेपी मुश्किल में थी। उत्तराखंड के वरिष्ठ बीजेपी नेताओं के बीच सामंजस्य कैसे बिठाया जाए, लेकिन तस्वीरें साफ हुई तो बहुत सारी चीजें भी साफ हो गईं। पुष्कर सिंह धामी के साथ
11 और मंत्रियों ने शपथ ली। धामी के तुरंत बाद सबसे ज्यादा नाराज बताए जाने वाले सतपाल महाराज ने शपथ ली। सतपाल महाराज के अलावा हरक सिंह रावत, बंशीधर भगत और यशपाल आर्य ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इनके अलावा बिशन सिंह, सुबोध उनियाल, अरविंद पांडे और गणेश जोशी ने शपथ ली। सुबोध उनियाल के साथ ही बाकी के मंत्री शपथ लेकर जब बाहर निकले तो किसी ने भी ये नहीं माना कि किसी भी तरह से कोई नाराजगी रही है। मैं डॉक्टर धन सिंह रावत। इन्हीं पुष्कर सिंह की कैबिनेट में मंत्री के तौर पर धन सिंह रावत और रेखा आर्य ने भी शपथ ली। इस शपथ के दौरान 2 ऐसे लोग हैं जिनको पूरी तरह से प्रमोशन मिला है, जिसमें धन सिंह रावत, जिनको मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे पहले आगे माना जा रहा था, और इसके अलावा रेखा आर्य को राज्य मंत्री हुआ करते थे, लेकिन अब ये कैबिनेट में है, तो एक तरीके से देखा जाए तो इनका प्रमोशन हुआ। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पुष्कर सिंह धामी ने लोगों को साधने की कोशिश की है। मैं समझती हूँ कि पार्टी का हर दायित्व, चाहे वो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में हो, चाहे कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में हो, हम पूरी जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करते हैं और वो निर्वहन करते रहेंगे। मैं पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। देखो, एक कार्यकर्ता का नाते मैं पहले भी मंत्री था, आज भी मंत्री हूँ, पहले भी कार्यकर्ता था और आज भी कार्यकर्ता। अब जब उत्तराखंड को नया मुख्यमंत्री मिल गया है, अब जब मुख्यमंत्री को 11 मंत्री मिल गए हैं, तो सवाल ये है कि पुष्कर सिंह धामी का नाम आगे क्यों किया गया? क्योंकि ये थ्योरी तो खारिज हो गई कि बीजेपी युवा चेहरे पर दांव खेलेगी। वो इसलिए क्योंकि पुष्कर सिंह धामी की टीम में जिन 11 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है, उसमें सारे के सारे वही नाम हैं जिन्हें नाराज बताया जा रहा था। या जो त्रिवेंद्र सिंह रावत की कैबिनेट में मंत्री थे, या फिर तीरथ सिंह रावत की कैबिनेट में मंत्री थे। यानी कोई भी नया चेहरा कैबिनेट में नहीं शामिल किया गया। तो फिर अब देखना यह होगा कि पुष्कर सिंह धामी अपने वरिष्ठ मंत्रियों के साथ सामंजस्य कैसे बिठाते हैं। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास वक्त कम है, लेकिन चुनौतियां पहाड़ जैसी हैं। अपने कद्दावर मंत्री साथियों को साधते हुए उन्हें अगले 6 महीनों में जनता की अदालत में जाना है और केंद्रीय नेतृत्व ने उन पर जो भरोसा जताया है उस पर खरा होकर भी उतरना है। दिल्ली से मनजीत सिंह नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। उत्तराखंड के बाद अब बात उत्तर प्रदेश की, जी हां, जहां पर पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी का पैर जमीन पर नहीं है। अब उन्हें मिशन 2022 में जीत पक्की दिख रही है, लेकिन इतिहास बताता है कि पंचायत चुनाव की जीत विधानसभा में रंग नहीं लाती। भाई वो जो गणित का मास्टर था हमें भी मिलवा दो उससे। उनके कैंडिडेट जैसे गाजियाबाद में 2 जीते और अध्यक्ष निर्विरोध चुन गया, तो और ऐसी तरह से पूरा उसमें जीते। उनको वोट क्या % मिली? वोट उनको मिली 30% से भी कम जिला पंचायत में, और उनकी जीत हुई करीब 95%, 95%। तो कौन से गणित का मास्टर है जो इन्हें को पढ़ाता है? उसको हमको भी पढ़वा दो भाई सबको। राकेश टिकैत की बात में दम तो है, और सवाल भी कि कम पंचायत सदस्यों के बावजूद कई जगहों पर बीजेपी के पंचायत अध्यक्ष के कैंडिडेट निर्विरोध कैसे जीत गए, क्योंकि करीब 2 महीने पहले हुए पंचायत चुनाव में कुछ और ही तस्वीर दिख रही थी, लेकिन अध्यक्ष का चुनाव आते आते तस्वीर का रंग ही बदल गया। सीधे मतदान में समाजवादी पार्टी के समर्थन वाले 747 उम्मीदवार जीते, लेकिन अध्यक्ष बने सिर्फ 5, जबकि बीजेपी के समर्थन वाले 690 उम्मीदवार चुनाव में जीत कर आए, लेकिन अध्यक्ष बने 67। राकेश टिकैत सीधे सीधे परिणामों में धांधली के आरोप लगा रहे हैं, मगर सच्चाई ये भी है कि किसान आंदोलन के अगुवा राकेश टिकैत अपना गढ़ मुजफ्फरनगर भी नहीं बचा पाए। भारतीय किसान यूनियन ने केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के भाई को अपना समर्थन दिया, लेकिन बीजेपी समर्थित उम्मीदवार 26 वोट से जीत गए। हालांकि अकेले राकेश टिकैत नहीं है। बीजेपी की बम्पर जीत के बाद कमोबेश यूपी की सारी विपक्षी पार्टियां यही आरोप लगा रही हैं कि पंचायत सदस्यों का अपहरण किया गया। जो माननीय जिला पंचायत के सदस्य जो हम लोगों को समर्थन दे रहे थे समाजवादी प्रत्याशी को, उसको यहाँ गेट पास करने के बाद मेंबर्स प्रशासन के कस्टडी में हो जाते हैं, और बीच से उनका प्रशासन के इशारे पर या तो प्रशासन के लोग पुलिस को शादी वादी में अपहरण किए होंगे,
भैया भारतीय जनता पार्टी के लोगों से अपहरण करवा दिए होंगे, लोगों का अपहरण हो गया। समाज के असली मुद्दे हैं महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं पे अत्याचार और जिस तरह से यहाँ भ्रष्टाचार बढ़ा है। उत्तर प्रदेश के अंदर में जिस तरह से माफिया पैदा हुए, चाहे शराब माफिया हो चाहे भू माफिया हो, हम भारतीय जनता पार्टी को समाज के मुद्दों पे रखेंगे, असली मुद्दों पे रखेंगे और समाज के विकास की बात करेंगे। 2022 में 22 साल की सरकार होगी और भारतीय जनता पार्टी की विदाई होगी। समाजवादी पार्टी के आरोपों की तरह ही यूपी में पांव जमाने के लिए बेकरार आम आदमी पार्टी भी आरोप लगा रही है। सीधे सीधे ये कि लोकतंत्र को बीजेपी ने लूट तंत्र में बदल दिया है। जिला पंचायत के चुनाव में जिस तरह से गड़बड़ियां की गई और पूरे चुनाव को अपराहित कर लिया गया आदित्यनाथ जी की सरकार के द्वारा, मैं समझता हूं ये लोकतंत्र को लूट तंत्र में बदलने का एक उदाहरण है। और अगर पंचायत चुनाव में ईमानदारी और निष्पक्षता चाहिए तो सीधे जनता से जिला पंचायत अध्यक्ष और प्रमुख के चुनाव कराए जाएं। विपक्षी हमलावर है, मगर बीजेपी कह रही है कि परिणामों ने विपक्षियों को हताश कर दिया है और ये तो सिर्फ झांकी है। 2022 का चुनाव बाकी है, बीजेपी इससे भी बड़ी जीत दर्ज करेगी। तो यह स्पष्ट है कि वह चाहते हैं कि जो उनके अनुकूल हो वह सही है, जो उनके प्रतिकूल हो वो गलत है। लेकिन उनको मैं यह जरूर बताना चाहता हूं कि ये तो 21 का पंचायत चुनाव है, अभी 22 के विधानसभा चुनाव में भी इससे भी बुरे हालात का सामना उनको करना पड़ेगा और वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, वो सपने चकनाचूर हो जाएंगे। इन तमाम आरोपों प्रत्यारोपों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में सभी जीते हुए जिला पंचायत अध्यक्षों से मुलाकात की। बीजेपी के खेमे में खुशियां तैर रही हैं, लेकिन विपक्षी आरोपों का आकाश रच रहे हैं। बहरहाल ये तो जाहिर है कि जीत की तस्वीर जितनी चमकदार दिख रही है उससे परे भी कुछ रंग छिड़के गए हैं। इसी बात को लेकर कल वोटिंग के दौरान कई जगहों पर एसपी और बीजेपी के बीच झड़पें भी हुई। लेकिन राजनीति में अंतिम सत्य जीत ही होता है, इसलिए बीजेपी जश्न मना रही है। लखनऊ से कुमार अभिषेक और अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।